ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ 29 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੈਕਟਰ 29D ਦੇ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ CPIM ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੈਚੂਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ CPIM ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਮਰੇਡ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ CPIM ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੈਚੂਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਯੈਚੂਰੀ ਇੱਕ ਆਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। साथी प्रधान जी, मंच में विराजमान हमारे मित्र, कामरेड, साथी, नेतागण और साथियों, पहले तो अंग्रेजी नए साल के मुबारकबाद। देश सेवक के ये 29 साल पूरा होने पर आप सबों को और देश सेवक के साथ जुड़े हुए तमाम साथियों को और उसके पाठक, पत्रकार, संपादक, मैनेजर, सबको हमारी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं। फिर कामरेड सीताराम येचूरी को श्रद्धा सुमन अर्पण करते हुए चंद बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि श्रद्धा सुमन भी अर्पण कर रहे हैं सीताराम को, बधाई भी दे रहे हैं देश सेवक के लिए, नए साल के लिए। ये सीताराम के लिए ही मुमकिन है। अंग्रेजी में से कहा जाता है मल्टी फैसेटेड कैरेक्टर, मल्टी डायमेंशनल। CPIM के नेता तो थे ही, जनरल सेक्रेटरी थे। हमारे पार्टी के इतिहास में जनरल सेक्रेटरी रहते समय निधन हुआ, ये पहला मौका है। 2024 में कई सदमा देकर गए और हमें उसे संभलना है। सीताराम येचूरी सिर्फ CPIM के नेता नहीं थे, वो वामपंथी आंदोलन, जैसे आपने सुना, जो वाम धारा, विचारधारा से लैस इस समय सबसे चुनौतीपूर्ण घड़ी में उन्होंने नेतृत्व किया। और सिर्फ वाम नहीं, जैसे प्रोफेसर चमनलाल जी कहे कि फांसीवाद मंडला रहा है, जैसे हमारे शिरोमणि अकाली दल के नेता कहे कि जिस तरह से सांप्रदायिकता किसी को छोड़ नहीं रही, उस दौर में कामरेड सीताराम येचूरी ने ये जो हिंदुत्व प्रोजेक्ट संघ परिवार का है, उसकी चुनौती को समझे और उससे मुकाबला करने के लिए सिर्फ लेफ्टिस्ट, मार्क्सिस्ट नहीं, जो सेकुलर ताकतें हैं, उन्हें इकट्ठा करने की जो राजनीति है, जो रणनीति है, जो कारगर ठोस कार्यक्रम है, उसको वो सामने ले आए। जब वो विद्यार्थी स्टूडेंट लीडर थे, SFI के नेता थे, उसी समय हमारे देश में विघटनवादी ताकतें, अलगाववादी ताकतें, सांप्रदायिक ताकतें वो सर उठा रही थी। 80 का दशक था। वो अपने लेख से सिर्फ विद्यार्थी आंदोलन के नेता के रूप में नहीं, क्योंकि ये देश सेवक का वर्षगांठ भी हम मना रहे हैं, कैलेंडर भी उद्घाटन किए। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, जब पुराने जनसंघ भारतीय जनता पार्टी के रूप में सामने आई और जब असम, पंजाब, इस जगह पर नए सिरे से हमारे देश को तोड़ने वाली ताकत
जनता की एकता को तोड़ने वाली ताकत, हमारे वर्ग संघर्ष को नुकसान पहुंचाने वाली ताकत जब सर उठा रही थी, तो संघ परिवार भगत सिंह को, शहीद भगत सिंह को हाईजैक करने लगे थे। उनको अपने तरीके से, जैसे वो करते रहते हैं, हमारा जो धरोहर है, और चूंकि आज़ादी की लड़ाई में, देश प्रेम में, साम्राज्यवाद के विरोध में, संघर्ष में उनका कोई इतिहास नहीं है, तो वो इतिहास को असब करते हैं। जैसे दूसरे तमाम दल से लोगों को लेते हैं, वैसे ही वो आइकन ढूंढते हैं। और उस समय सीताराम येचुरी, आज़ादी की लड़ाई, उसमें वामपंथियों की भूमिका, भगत सिंह, और भगत सिंह का जो असल जो पैगाम है वो अपने लेखनी से वो सामने ले आए। और आरएसएस बीजेपी का वो जो कोशिश था कि असब कर लेने का भगत सिंह को, उसको वो पस्त किए बाकी तमाम लोगों के साथ में। और इससे उनका भारत के जो रूह है, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, उसके अंदर जो इतने डायमेंशंस है, वो कोई एक रूपता नहीं है। ये जो हिंदुत्व प्रोजेक्ट में जिस तरह से उसको एक धर्म, एक जाति, एक भाषा, एक दल, एक नेता, एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी के नाम में जो कुछ चलाना चाह रहे हैं, वो मामला सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड का नहीं है। हम जब इक्वलिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, साम्यवाद की बात करते हैं, वो दक्षिणपंथी ताकत उसको यूनिफॉर्मिटी के रूप में ले आते हैं। देयर इज अ मच डिफरेंस बिटवीन यूनिटी, इक्वालिटी एंड यूनिफॉर्मिटी। सबसे बड़ी बात है इक्वालिटी में हम इक्विटी की बात करते हैं। साम्यता की जब बात करते हैं तो सबका जो हक है, जो अधिकार है, उसे एकदम इंसाफ के तराजू में तौल करके, ये देश में अलग अलग भाषा है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग विश्वास है, अलग अलग उपासनालय है, वर्शिप प्लेस ऑफ वर्शिप है, अलग अलग लोगों को लोग उपासना करते हैं, ये बहुत से धाराएं मिल करके हमारी सभ्यता है। इसमें अलग अलग लेयर्स हैं। पर पराठा में जैसे परत होते हैं ना, वो परत है, और ये दिखाते नहीं, ये यूनिडायमेंशनल है। तो इसको वैचारिक रूप से संघर्ष करना पड़ता है, और वो संघर्ष करने के लिए हमारे धर्म के इतिहास, संस्कृति के इतिहास, आजादी की लड़ाई के इतिहास, हमारी सभ्यता के इतिहास को से सीख लेना पड़ता है। कॉमरेड सीताराम येचुरी ये काम किए थे। तब वो पार्लियामेंट में खड़े होकर के जब कोई बीजेपी वाले कुछ कहता है, तो वो कहते हैं, अरे तुम वेद के खिलाफ बोल रहे हो। सीताराम ये कह सकते थे पार्लियामेंट में कि हमने वेद पढ़ा है, चारों वेद पढ़ा है, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं, और आप वेद पढ़े ही नहीं हैं और समझे भी नहीं हैं, इसलिए आप हमारी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। ये अथॉरिटी, कॉमरेड सीताराम येचुरी जैसे व्यक्ति, वो किसी भी पेशा में जाते, अध्यापक, रिसर्चर, ब्यूरोक्रेट या और भी कुछ, बैंकर्स, वो इसमें माहिर होते। लेकिन उन्होंने राजनीति को अपने जीवन का मिशन बनाया, अपने पैशन को और प्रोफेशन को एक किए। क्यों? आज हम हमें याद कर रहे हैं तो ये समझना पड़ेगा कि मेहनतकश लोग जो हमारे किसान, हमारे मजदूर, हमारे दिहाड़ी मजदूर, हमारे खेतकार, खेती करने वाले लोग, जो वर्ग है, एक कम्युनिस्ट की हैसियत से, एक समाजवादी की हैसियत से, उनकी लड़ाई को में अपनी जिंदगी को वो सौंप दिए, और ताजिंदगी आखिरी दम तक उस काम में वो जुड़े रहे। और जब हम मेहनतकश लोगों की बात करते हैं, चाहे वो किसान के अनाज की कीमत की सवाल हो, चाहे खाद लेकर के धाद लिए उसके खिलाफ लड़ाई हो, चाहे बेरोजगार नौजवानों की नौकरी के सवाल हो, चाहे शिक्षा की जो अधिकार है उसे रक्षा करने के सवाल हो, वो हम क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारे मार्जिनलाइज सेक्शन हैं, सबसे पीछे अंतिम पंक्ति में हैं, उनको जो अधिकार मिलना चाहिए, वो लड़ाई में हम सफल नहीं होंगे अगर हम बाकी लोगों को एक साथ नहीं जोड़ेंगे। और जो लूट रहे हैं,
चाहे वो हमारे अधिकार को लूटे, चाहे हमारे लोकतंत्र को लूटे, चाहे हमारे संवैधानिक धरोहर को लूटे, चाहे हमारे नदी नाला, हमारे जमीन, हमारे खेत, हमारे खलियान, हमारे कारखाने, हमारे खदान को लूटे। वो उनके राजनीति के लिए लोगों को तितर बितर करते हैं, बंटवारा करते हैं और बांटते हैं। कमरेड सीताराम येचुरी, ये जो हमारी जो डाइवर्सिटी है, हम चाहे लिबास हो, चाहे खुराक हो, चाहे जुबान हो, चाहे विश्वास हो, इसमें अलग अलग धाराएं हैं, इसको मान्यता देना पड़ता है। जो ये राइटिस्ट जो होते हैं वो उसको मानते नहीं है। तो हम समानता की बात तभी कर सकते हैं चाहे वो आदिवासी हो, जनजाति हो, चाहे वो अलग अलग भाषा के तमिल, तेलुगु, पंजाबी, गुजराती, मराठी, जो भी हो सकते हैं, सबको लेकर के हम हैं, समेटते हैं। समाज जो मुश्तरका तहजीब है, जो कंपोजिट कल्चर है, जो सिंथेटिक कल्चर है, इसको वो सिर्फ लेख में नहीं लिखे, सिर्फ राजनीति में नहीं की, उनके जिंदगी के अंदर, उनके पहचान के अंदर, उनके बोल चाल, रहन सहन, जो जीवन शैली है, उसमें उसको वो एक्सप्रेस किए। यहां कोई हिपोक्रेसी का सवाल नहीं। और इसलिए सिर्फ सीपीआईएम नहीं, सीपीएम के बाहर जो उनके विचारधारा को नहीं मानने वाले लोग हैं, उनके पास भी कमरेड सीताराम येचुरी की जो एक्सेप्टेंस है, वो जब एक साथ चलते हैं, जब एक साथ लड़ते हैं, एक साथ बैठते हैं, तो फिर एक दूसरे को वो समझ में आता है। तो वो इंटीग्रेट किए, वो सिर्फ अलग अलग पॉलिटिकल धाराओं को इस मुल्क के संवैधानिक जो हमारा धरोहर है उसको रक्षा करने के लिए लड़ाई के मैदान में इकट्ठा किए वो नहीं। जैसे मैं कहा कि मल्टी फैसेटेड कैरेक्टर है और अपने सोच में समझ में जो बात था उसको वो जिए भी। इडियोलॉग वैचारिक संघर्ष कर रहे हैं। उनके दौर में जैसे मैंने कहा अलगाववाद के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ, उसी समय साम्राज्यवाद के खिलाफ, सोवियत यूनियन, ईस्ट यूरोप, समाजवादी व्यवस्था ध्वस्त हो गया। उस समय वो आइडियोलॉजिकली उसको फेस करना, किस तरह से उसके एनालिसिस करना, वो काम किए। दूसरी तरफ ये एनडीए बना करके जब हिडन एजेंडा लेकर के बीजेपी, ये वो पुराने नहीं है, वाजपेयी का चेहरा है, सामने ले आकर के जब वो तो उसको वो पहचाने, उस समय से वो हमारे देश की जनता को ये बात कहने लगे कि ये एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। तो वो सामने वाला जो मुखौटा है वो देख करके आप बहक नहीं जाना। यूपी 1 के समय एक बहुत बड़ा रोल उनका भी था कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जो अधिकार की बातें हम वामपंथी करते हैं, चाहे वो 100 दिन का रोजगार का मामला हो, रोजगार गारंटी का कानून हो, चाहे वो सचार कमेटी हो, चाहे वो हमारे जो आदिवासी हैं उनका ज़मीन का अधिकार का सवाल हो, चाहे मजदूरों का सवाल हो, चाहे किसानों का सवाल हो, उनका कर्जा का सवाल हो, चाहे स्वामीनाथन कमीशन के रिपोर्ट को लागू करने का मुद्दा हो, ये सब में उनका भी एक बहुत बड़ा भूमिका। कॉमरेड सुरजीत, मैं जब यहाँ देश सेवक के इस कार्यक्रम में याद रखना पड़ेगा कि एक धारा बनाए थे कॉमरेड सुरजीत ने, जो आज़ादी की लड़ाई, देश का बंटवारा और उसके बाद जमींदारी शोषण के खिलाफ, लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ जो लड़ाई थी, जमीन का जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो मुद्दा था वो लेकर के जो लड़ाई थी, उसी धारा को सीताराम येचुरी आगे बढ़ाए। और उसमें बहुत सा उनका जो टैक्टिकल मूव था, उसमें कॉमरेड सुरजीत का जो प्रभाव है वो आपको देखने को मिलता है। लेकिन कॉमरेड सीताराम को अगर आप गहराई से देखेंगे, हमारे जैसे लोग वी कैन बी एनवियस अबाउट दैट,
तो उनको ये मौका मिला था, वो इसका इस्तेमाल किए। एक तरफ कॉमरेड EMS नमोत्रिपाद, उनकी लेखनी, शार्प आर्गुमेंट, कॉमरेड ज्योति बासु के प्रैग्मेटिज्म, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, कॉमरेड बासव पुन्नैया के इडियोलॉजिकल टीचिंग्स, मोरिंग्स, उसके साथ साथ ऐसे कई हमारे जो दिग्गज नेता थे, उनकी जो अलग अलग डोमेन एक्सपर्टीज था, कॉमरेड सीताराम येचुरी उसको भी इंटीग्रेट किए, सीखे और इस्तेमाल किए। इसलिए एक में अनेक थे कॉमरेड सीताराम येचुरी, जो कई धाराओं को वो एक साथ समेट कर ले आ पाए थे। सबको हमें मौका मिलने से भी हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते अक्सर। तो अगर सीताराम येचुरी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पण कर रहे हैं तो हमें इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें जो पार्टी के कामकाज में या राजनीतिक कामकाज में या जो भी मौका मिलता है, उसमें जो सीखने का मौका मिलता है, उससे हम किस तरह से जो उसका जो अर्थ है उसको हम अपने सोच में, समझ में और कारनामे में उसको हम उतार पाए। मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ, लेकिन कॉमरेड सीताराम येचुरी एक ऐसे कम्युनिस्ट लीडर थे, आइडियोलॉजिकली इतने शार्प, इकोनॉमिक्स के माहिर, माशियत के बारे में खुद उनका ही सब्जेक्ट था ये, हिस्ट्री के बारे में बताए, फलसफा के बारे में बताए। उसके साथ साथ वो जिंदगी को जीते थे। आप पंजाब के लोग अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, इसलिए वो बहुत पंजाब के भी प्यारा थे, हमारे कॉमरेड लोग बहुत पसंद करते थे। वो एकदम सीरियस बातें करते करते हिंदी फिल्म के, मुंबई के फिल्म के कोई पॉपुलर फिल्म सॉन्ग को, कोई सीन को, कोई डायलॉग को इस्तेमाल कर लेते थे। उससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी के मूवमेंट में कोई पॉलिट ब्यूरो के मेंबर, जनरल सेक्रेटरी, और वो एक गाना या गीत के बारे में अपनी बातों को बताए, लोग बोलते थे ये कितना लाइट हो गया ना, तो सीरियस होना चाहिए। तो कॉमरेड सीताराम येचुरी बहुत सीरियस बातों के अंदर अचानक मुगल आजम का डायलॉग बोल देते थे। मैं मोहम्मद शरीफ मेरा नाम है, तो हमारे चुनाव के प्रचार में गए तो बोलते हैं वो मुगल आजम का एक सीन था, इलेक्शन की मीटिंग में बोल रहे हैं, पब्लिक मीटिंग में, उसमें पृथ्वीराज कपूर अकबर का रोल कर रहा था और दिलीप कुमार शहजादा सलीम का, और उसमें वो डायलॉग था कि अनारकली, मैं उसी ढंग से नहीं बोलने की कोशिश करूँगा, वो कहते सलीम मैं तुझे मरने नहीं देगा और मैं तुझे जीने नहीं दूंगा। तो ये बोल करके वो बोलते हैं मैं उसी तरह से आपको बोलता हूँ, ये मोदी आपको जीने नहीं देगा और ये सलीम आपको मरने नहीं देगा, इसलिए आप इनको वोट डालो। तो ये उसका अपना एक ये अनोखापन था, ये एक अनोखापन। वो सिर्फ पार्टी की मीटिंग में भी बोलते थे, सीरियस बातें जब करते थे उसमें भी कोई। अब देखें जब उनकी डेड बॉडी उनके घर में ले आकर के रखा गया तो उसके सिराने में एक ऐसे ही लाल पोस्टर लगा हुआ था, जो पार्टी का पोस्टर नहीं था, फिल्म अंदाज का सिनेमा का पोस्टर, महबूब प्रोडक्शन, जो पुराने लोग होंगे याद रखेंगे, महबूब प्रोडक्शन का, वो राज कपूर, दिलीप कुमार और ये नरगिस। और ये बात अलग है कि साहिल लुधियानवी के गीत और नौशाद का वो म्यूजिक और सब वो पोस्टर में लिखा है। कुछ हमारे लोग बंगाल के लोग होते हैं कॉमरेड सीरियस, अरे कॉमरेड पार्टी, वो कॉमरेड विमान बासु गए तो माला दिए, तो वो फोटो सोशल मीडिया में आया, बोलते अरे कॉमरेड पीछे में स्लोगन, वो पोस्टर पार्टी का नहीं और ये फिल्म का पोस्टर लगा हुआ है, उसमें राज कपूर, दिलीप कुमार और नरगिस का फोटो भी लगा हुआ है। हम लोग ये सीताराम है। जाते जाते भी वो फिल्म का नाम अंदाज, वो बोलते हैं ना अंदाज अपना अपना। कॉमरेड सीताराम चाहे राजनीति करे चाहे जिंदगी जिए, वो उनका एक अपना अलग सा अंदाज था, उसे अंग्रेजी में कहते हैं सिग्नेचर स्टाइल। कॉमरेड सीताराम येचुरी जो भी काम किए हैं उसमें वो अपना सिग्नेचर स्टाइल छोड़ कर गए हैं। वो अंदाज महबूब प्रोडक्शन का फिल्म जो होता था उसमें वो पोस्टर में भी था। मैं मतलब उसको हमारे कॉमरेड को समझाना पड़ेगा, मतलब वो पोस्टर को जूम करके देखो तो देखना जहाँ लिखा है कि महबूब प्रोडक्शन प्रेजेंट्स, तो वहाँ पे
पूना में उनका वो सिंबल होता था, जो पुराने लोग अगर महबूब के फिल्म देखे होंगे तो वो इसकी आजकल सब आता है ना अलग अलग टाइटल के पहले, तो वो एक तरफ से हसिया सिकल, दूसरी तरफ से हैमर, वो ऐसे आता था, बिजली कड़कता था, मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, और उसके बाद फिर वो हैमर सिकल आकर के स्पेक्ट करता, तो वो फिल्म प्रोडक्शन था। तो उस वो ऐसे गाना अपने गुनगुनाते थे अक्सर, बाद में बहुत से लोग उसके याद दिलाए। सबसे एक पॉपुलर उनका गाना था, जिंदगी कैसी है पहली, पहली मुअम्मा, उर्दू में कहते हैं मुअम्मा, पजल बोलते हैं ना, हाँ पहली, पहली कैसी है पहली, हाँ। तो एज अ कम्युनिस्ट, एज अ मार्क्सिस्ट, वो समझते थे, हमें भी समझना पड़ेगा कि इट्स अ पजल। वो ऐसे सिर्फ गाने में नहीं, वो अक्सर जो अखबार में आता है ना पजल, कई किस्म के क्रॉसवर्ड्स, तो वो सॉल्व करते थे। कभी फ्लाइट में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, मौका मिला है तो वो पजल सॉल्व करते थे। इट्स अ हैबिट। तो वो है कि हम जो पजल को देखते हैं, पॉलिटिक्स में दो किस्म के लोग होते हैं, वो कुछ पहली में लोगों को उलझाते हैं और कुछ लोग जो है वो पहली को सुलझाते हैं। तो कॉमरेड सीताराम येचुरी वो दूसरे वाली कैटेगरी में पढ़ते थे, जो ये पहली को समझ करके जो गुत्थी है उसको सुलझाने की कोशिश करते थे। आज हमारे इकोनॉमी में, हमारे एग्रीकल्चर में, हमारे कल्चर में, हमारे पॉलिटिक्स में, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में एक ऐसा माहौल बना है जहाँ गुत्थी, वो सूता होता है ना, गुत्थी बोलते हैं ना, उसको वो उलझा दिया गया है। अभी जिम्मेदारी हमारी है कॉमरेड सीताराम की याद में उस गुत्थी को सुलझाने की। वो ओथ हमें लेना पड़ेगा, वो अहद हमें उठाना पड़ेगा, वो अज़्म हमें उठाना पड़ेगा कि हमें ये गुत्थी को सुलझाना है, इस मुल्क को एक रखना है। और इस मुल्क को तोड़ने वाली ताकत, चाहे वो साम्राज्यवादी ताकत हो, चाहे देश के अंदरूनी ताकत हो, वो सर उठा रहे हैं। कुछ लोग समझते हैं ये हिंदू मुसलमान का मामला है, मंदिर मस्जिद का मामला है। नहीं, अभी आप ये देखिए, ये इसी क्रिसमस में आप सोच सकते हैं, अहमदाबाद में किंडरगार्टन स्कूल में दाखिल होकर के संघ परिवार के लोग कहते हैं जीसस क्राइस्ट, क्रॉस, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल है, चर्च है, यहां कोई सिंबल नहीं रहेगा, ये सब हिंदुत्व के खिलाफ है। लखनऊ में कैरल गा रहे हैं चर्च के अंदर, स्टेट सेंटर में, और वहां पे वो बाहर में जय श्री राम का नारा देकर के हंगामा कर रहे हैं ताकि क्रिश्चियंस अपने प्रेयर कर नहीं पाए। हम वो रामनवमी के समय पर मस्जिद के सामने ये मामला देखिए, जब फासिज्म सर उठाती है तो कोई भी बच कर नहीं रह सकता, हम अपने दामन को अलग से बचा नहीं सकते। ये वक्त है, ये ऐन वक्त है जहां हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, जहां हम गारंटी की हैं सबके अधिकार को, उसको रखना पड़ेगा। हमारे फेडरलिज्म, हमारे सेकुलरिज्म, हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, उसको हमें रक्षा करना पड़ेगा। आप बांग्लादेश का उदाहरण देखिए, वहां पे फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, फॉरेन एजेंसीज सब मिलकर के, बेशक वहां पे करप्शन बहुत बढ़ा हुआ था, हसीना के वक्त में लोग गुस्से में थे, स्टूडेंट मूवमेंट कर रहे थे, लेकिन इसी बहाने आज वहाँ जो हुआ, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नहीं है और वहाँ के माइनॉरिटीज़ का राइट्स भी नहीं है। अब वो कहते हैं इसको एक फंडामेंटलिस्ट हुकूमत बनानी पड़ेगा, इस्लामिक मुल्क बनाना पड़ेगा, सेकुलरिज्म को ख़त्म करना पड़ेगा, और आए दिन वहाँ पे हंगामा होते जा रहे हैं। अगर बांग्लादेश डेमोक्रेटिक नहीं रहा तो सेकुलर भी नहीं रहेगा। पाकिस्तान की मिसाल देखिए आप, अगर वो डेमोक्रेटिक नहीं है तो सेकुलर भी नहीं है, अगर सेकुलर नहीं है तो डेमोक्रेटिक भी नहीं रह सकता। आज हमारे देश में चुनौती यही है कि हमारी जो डेमोक्रेटिक सेकुलर जो अरेंजमेंट है उसको हमें रक्षा करना है, सेकुलर डेमोक्रेसी को रक्षा करना है। और कुछ लोग समझते हैं हम सेकुलरिज्म को ख़त्म करेंगे और डेमोक्रेसी और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा।
कभी नहीं हो सकता। जुड़ा हमारे जैसे मुल्क में जहाँ इतने खित्ते में लोग बटे हुए हैं, वहाँ सबको इकट्ठा करने के लिए फेडरल स्ट्रक्चर रखना पड़ेगा। आज अम्बेडकर के बारे में आपने देखा किस तरह से पार्लियामेंट में मौका क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका वर्षगांठ मना रहे हैं, घोषित करके बोलते हैं कि देखो हम संविधान दिवस मना रहे हैं, लेकिन संविधान का जो रूह है, जो स्पिरिट है, उसको वो तोड़ रहे हैं। और इसलिए कहते हैं कि अम्बेडकर 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 बोल रहे हो, उससे आप तो भगवान की बात बोलो तो तुम्हारे को स्वर्गवास होगा। ये उनका अंदर जो नफरत है दलितों के बारे में, दलित के अधिकार को छीनने के लिए उनका जो सोच है, जो मनुस्मृति है, जो ब्राह्मण्यवाद है, वो फूट कर निकल आता है। हमें आज ये समझना पड़ेगा कि कोई छूटेगा नहीं, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे अकलियत हो, चाहे वो अपकास्ट हिंदू हो, लेकिन उसके सोच के साथ अगर वो नहीं होते हैं तो हम गौरी लंकेश को देखे हैं, हम डावलकर को देखे हैं, हम पंसारे को देखे हैं, ये किस तरह से अपने रास्ते से हटा देते हैं। और इसलिए इस फासिस्ट ताकत से लड़ने के लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, एक साथ चलना पड़ेगा। और ये एक साथ हमारे अलग अलग सोच रहेंगे, अलग अलग धाराएं रहेंगे, उसको भी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। हम ये सब को मिलाकर के, आप जैसे पालक पनीर बनाते हैं ना, तो पालक को मिक्सी में डाल करके एकदम घोंट करके, उसके बाद वैसा नहीं, हमारा भारतीय जो अभी जो मुस्तहरका तहजीब है वो सलाद बोल की तरह है। अभी सर्दी के टाइम में जब सलाद लेते हैं ना, तो उसमें टमाटर भी रहेगा, मूली भी रहेगा, गाजर भी रहेगा, प्याज भी रह सकता है, सबका अपना अलग अलग पहचान है। और लोग जिसको जो पसंद करते वो लेते, कि बोलते नहीं हमें प्याज नहीं चाहिए, टमाटर मत दो, हमें डॉक्टर मना किया है। तो देश का हम जो कल्पना करते हैं वो इसी सलाड बोल की तरह है। और आरएसएस संघ परिवार के जो हिंदुत्व प्रोजेक्ट है, वो सबको मिक्सी में डाल करके बोलते हैं हम एक नया, तो वो देश को बचा नहीं रहे हैं, देश को बना नहीं रहे हैं। हमारा जो धरोहर है, हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो पहचान है, हमारा जो लिबास है, हमारा जो जुबान है, उसको वो अटैक कर रहे हैं। तभी वो जब किसान दिल्ली पहुंचते हैं तो बोलते हैं ये खालिस्तान आ गया, खालिस्तानी आ गए, बोलते हैं ना। क्यों है कि पंजाब के किसान आ रहे हैं। तभी वो सीए एनआरसी के समय में क्या बोलते हैं मोदी, कि लिबास देखकर पहचाना जाता है। झारखंड में चुनाव के भाषण में बोल रहे हैं, लिबास देख करके पहचाना जाता है। कहीं कहते हैं खुराक देख करके पहचाना जाता है, और फिर वो सबको अलग कर रहे हैं। मॉब लिंचिंग इसी का तो बुनियाद है ना, कि नफरत बोया जाता है। अदरिंग, हमारे जैसे नहीं है, इसे अदर पीपल नॉट लाइक अस, ये बोल करके वो अलग करते हैं। तो उनका काम है अलग करना, और उसके काउंटर स्ट्रेटेजी में हमारा काम है इनको सबको समेट लेना। हमारे समुंदर में जब नदी के पानी, दरिया बहकर जाती है, बिपाशा हो, शतद्रु हो, सिंध हो, रावी हो, गंगा हो, यमुना हो, कृष्णा हो, गोदावरी हो, अलग अलग धाराएं हैं, लेकिन जब वो समुद्र में जाते हैं तो वो सब धारा करके मिलते हैं। अभी मोदी और अमित शाह ये कह रहे हैं कि इसको सबको वापस अपने अपने धारा में ले जाना पड़ेगा, हिंदू पवित्रता को रक्षा करने के लिए, बाकी सब मिलावटी है। अरे गुरु नानक, चैतन्य, कबीर, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, लालन, नारायण गुरु, ये सब का दीन है जो आज का भारत के संस्कृति और साहित्य और जो धरोहर हम देख रहे हैं, इसको कोई एक धारा में आप नहीं कर सकते। कुछ पागल ही होगा जो पानी में, अक्सर ऐसा होता है, अगर पानी में लाठी मारकर वो जुदा करे, ये अलग धारा है, ये अलग धारा है, ये बिपाशा का है, ये गंगा का है, ये यमुना का है। ऐसा होता है, पानी में जब लाठी मारते हैं आप डंडा लेकर के, तो वो थोड़ा देर पानी अलग हो जाता है, लेकिन जैसे वो डंडा उठता है तो और तेजी से
वो पानी आकर के एक दूसरे के नज़दीक होने की कोशिश करता है। तो आज के ये जो विभाजनकारी जो ताकतें हैं, वो जितना हमें विभाजित करने की कोशिश करे, खास करके बंगाल और पंजाब हमारा अपना संस्कृति है और इतने आसानी से ये जुदा हो नहीं सकता। देश के बंटवारे के बाद भी हम सेकुलरिज्म के रास्ते को अपनाए हैं, फेडरलिज्म के रास्ते को अपनाए हैं, धर्मनिरपेक्षता के रास्ते को अपनाए हैं और आज भी उसको हमें रक्षा करने का अहद लेना पड़ेगा। तभी सही मानों पर देश सेवक की भी प्रगति होगी और सीताराम येचुरी सुरजीत के धरोहर को भी, गदरी बाबा के सपना को भी हम आगे बढ़ा कर ले जाते हैं। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।